हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके जो आज न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो अध्याय 19 उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन, तो इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं विस्तार से। उत्सर्जी उत्पाद एवं उनका निष्कासन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो क्या कहलाता है? उत्सर्जी उत्पाद। और उसको शरीर से बाहर निकालने में कौन सा अंग सहायता करता है, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है कि मानव शरीर के अंदर हम वैसे मानव शरीर के अंदर मुख्य रूप से उत्सर्जन का पार्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपके कुछ ऐसे दिए हुए हैं कि किस जीव के अंदर कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है, वो किसके द्वारा उत्सर्जन करता है। मतलब जीवों के अंदर मुख्य रूप से 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। निम्न अवस्था से लेकर उच्च अवस्था तक के जो भी जीव होते हैं, उनके अंदर 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। जो जीव अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं वो अमोनियो उत्सर्जी कहलाते हैं। जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और जो जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। अब देखिए, अगर आप हिंदी की परिभाषा देखोगे तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव अमोनिया उत्सर्जी, यूरिया का उत्सर्जन करने वाले यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले यूरिक अम्ल उत्सर्जी। नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में देते तो वो थोड़ा सा यहाँ इंग्लिश ट्रांसलेट करके दे देते हैं कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे वो अमोनोटेलिक कहलाएंगे, जो यूरिया का उत्सर्जन करेंगे वो यूरियोटेलिक कहलाएंगे, और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे वो यूरिकोटेलिक कहलाएंगे। तो इंग्लिश के नाम से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए आपको इसकी जब परिभाषा याद करो तो हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं कि अमोनिया अमोनिया में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेगा, लेकिन यूरिया और यूरिक अम्ल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। यूरिया वाला यूरियोटेलिक और यूरिक अम्ल वाले यूरिकोटेलिक, बिल्कुल लगभग समान परिभाषा आती है। तो अपन को थोड़ा सा इंग्लिश वाला नाम भी ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम परिभाषाएं लिखते हैं कुछ। जीवों के शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तथा इस प्रक्रिया में सम्मिलित अंग, इस प्रक्रिया में सम्मिलित अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। ठीक है। अब हम परिभाषा लिखते हैं। जीवों में 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो जीवों में ये 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी परिभाषा देखते हैं। एक होते हैं अमोनिया उत्सर्जी। वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहलाते हैं। अमोनिया उत्सर्जी या अमोनोटेलिक कहलाते हैं। दोनों नाम ध्यान रखने हैं आपको, हिंदी और इंग्लिश के दोनों नाम ध्यान रखने हैं। अगली परिभाषा, वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको दोनों नाम याद रखने हैं, यूरिया उत्सर्जी या यूरियोटेलिक। नेक्स्ट पॉइंट, वे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं, या यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपको तीनों परिभाषा ध्यान रखनी है, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स है वो ध्यान में रखने हैं, क्योंकि हिंदी वाले नाम से तो सीधे ही पता चलता है कि कौन सा है, लेकिन इंग्लिश का अगर नाम आ जाए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अब इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे, तो देखिए इनके उदाहरण होंगे, यानी जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, तो जलीय जीव, स्वच्छ जलीय मछलियां, और यूरिया का उत्सर्जन करेंगे समुद्री मछलियां, स्तनधारी और स्थलीय उभयचर। जबकि जलीय उभयचर में क्या होंगे, अमोनिया का उत्सर्जन, और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करेंगे पक्षी और कीट। ये क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। समुद्री मछलियां, स्तनधारी और स्थलीय उभयचर, और इसके उदाहरण है जलीय जीव और जलीय उभयचर। ये एग्जाम्पल और परिभाषा नोट कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं शरीर में, तो वो कौन कौन से कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जीव तथा उत्सर्जी अंग। हेलो। तो हम देखते हैं जीव और उसका उत्सर्जी अंग। प्लेटीहेल्मिन्थीज, केंचुआ, कॉकरोच, झींगा या प्रॉन। तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में उत्सर्जी अंग होती है ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाएं। केंचुए में जो उत्सर्जन करने वाले भाग होते हैं उन्हें बोला जाता है नेफ्रीडिया। कॉकरोच में होता है मेल पी की नलिकाएं। और झींगा या प्रॉन में होता है हरित ग्रंथियां या श्रृंगिक ग्रंथियां। स्तनधारियों में क्या पाया जाता है। किडनी या वृक्क, जिसे गुर्दा भी बोला जाता है। और यही मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम विस्तार से स्टडी करते हैं मानव का उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जी अंग और उनकी क्रियाविधि के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो देखिए मानव का प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है। प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। और प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या होता है, वृक्क या किडनी। ठीक है। मनुष्य में कितने वृक्क पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं, यानी 1 जोड़ी। इसे मन उत्सर्जन इकाई कहा जाता है, किसको, वृक्क या किडनी को। और वृक्क के अंदर एक नलिकाकार संरचना पाई जाती है जिसे नेफ्रॉन कहा जाता है, वो वृक्क की क्रियात्मक इकाई होती है। तो नेफ्रॉन को
वृक्क की क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क द्वारा रक्त में से यूरिया को निकालकर रक्त को शुद्ध किया जाता है। यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। यह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। तो आपको पूछा जा सकता है कि डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध है वो किस अंग से है, तो डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध है वो वृक्क से है। किसे बोला जाता है डायलिसिस, तो डायलिसिस कहा जाता है मानव में वृक्क द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या होती है, डायलिसिस। और वृक्क रक्त को शुद्ध कैसे करता है, उसमें से क्या निकाल लेता है, यूरिया निकाल लेता है। यूरिया को निकाल कर क्या करता है, रक्त, यानी उत्सर्जी पदार्थ शरीर में से निकल जाएंगे तो कचरा निकल जाएगा तो पदार्थ शुद्ध हो जाएगा। तो रक्त का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण किस अंग के होता है, अंदर होता है, वृक्क के अंदर होता है। और वृक्क के द्वारा रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम देखते हैं वृक्क की संरचना और उसकी क्रियाविधि के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं वृक्क किस प्रकार रहता है मनुष्य में, संख्या और उनकी संरचना के बारे में। वृक्क या इसे बोला जाता है किडनी, या इसे बोला जाता है गुर्दा, कुछ भी नाम ले सकते हैं। मानव शरीर के अंदर इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। प्रत्येक वृक्क पर एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है। ये क्या है, वृक्क, ये भी वृक्क, और ये क्या है, वृक्कों पर अधिवृक्क ग्रंथि। ये वृक्कों से क्या निकल रही है, मूत्रवाहिनी। जो वृक्क क्या करता है, रक्त में से यूरिया को निकालकर उस यूरिया के साथ पानी मिलाकर किसका निर्माण करता है, मूत्र का निर्माण करता है। तो वृक्क में से रक्त को शुद्ध किया तो रक्त तो वापस धमनियों के द्वारा शरीर में चला गया, और जो यूरिया के द्वारा जो मूत्र बना वो दोनों मूत्रवाहियों से आगे कहाँ जाएगा, मूत्राशय में जाएगा, और फिर शरीर से बाहर उत्सर्जित किया जाएगा। तो इस प्रकार दोनों वृक्क होते हैं, इसको नोट कीजिए। फिर हम इनकी आंतरिक संरचना को देखते हैं वृक्क की। तो अब हम स्टडी करते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना।
ये पाई जाती है वृक्क के ऊपर एक झिल्ली जिसे पेरिटोनियम बोला जाता है। वृक्क झिल्ली, या इसे क्या बोलेंगे, पेरिटोनियम। वृक्क के अंदर कुछ नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, उन्हें बोला जाता है नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन है। जो नलिकाकार संरचना पाई जाती है वृक्क में, ये जो भाग होता है ये कहलाता है वल्कुट, और ये बीच वाला भाग कहलाता है मध्यांश। ये संरचना कहलाती है नेफ्रॉन। और वृक्क का वह भाग जहां पर नेफ्रॉन उपस्थित नहीं रहते उन्हें बोला जाता है बर्तीनी के स्तंभ। बर्तीनी के स्तंभ, वो भाग जहां पर नेफ्रॉन बिल्कुल कंप्लीट होते हैं उसे बोला जाता है कैलिक्स। और ये बीच वाला भाग कहलाता है पेल्विस। ये है मूत्रवाहिनी। वृक्क के अंदर अशुद्ध रक्त को लाने वाली जो नलिका होती है उन्हें कहा जाता है सीरा। जो बैंगनी रंग की होती है, और शुद्ध रक्त को ले जाने वाली जो नलिका होती है उन्हें बोला जाता है धमनी। तो ये है धमनी और ये है सीरा। ठीक है, तो इस प्रकार एक वृक्क की, एक किडनी की क्या होती है, संरचना होती है, नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने डायग्राम बनाया इसमें आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं वो नोट करते हैं। नेक्स्ट, वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली झिल्ली पेरिटोनियम कहलाती है। अगला पॉइंट, वृक्क में पिरामिड नुमा संरचना नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्क दो भागों में बंटा रहता है। बाह्य वल्कुट
यानी बाहरी भाग क्या कहलाता है? वल्कुट, और आंतरिक भाग मध्यांश। तो वृक्क कितने भागों में बंटा रहता है? 2 भागों में, बाह्य वल्कुट और आंतरिक मध्यांश। नेक्स्ट पॉइंट, वृक्क में नेफ्रॉनों के मध्य का भाग बर्तीनी के स्तंभ कहलाते हैं। बर्तीनी के स्तंभ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नेफ्रॉन के मध्य का भाग, बर्तीनी के स्तंभ। ठीक है, अगला पॉइंट, वृक्क में शिरा द्वारा अशुद्ध रक्त लाया जाता है तथा शुद्ध रक्त को धमनी द्वारा ले जाया जाता है। वृक्क में से मूत्र को मूत्रवाहिनी द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वृक्क का वह भाग जहां नेफ्रॉन का अंतिम भाग उपस्थित रहता है, पेल्विस कहलाता है। सॉरी, केलिक्स, केलिक्स कहलाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, वृक्क का वह भाग जहां पर रक्तवाहिनियां तथा मूत्रवाहिनी उपस्थित रहती है, पेल्विस कहलाता है। पेल्विस कहलाता है। ठीक है, देखिए जो वृक्क की संरचना है उसके अंदर जो नेफ्रॉन नामक संरचना उपस्थित रहती है वो एक नलिकाकार संरचना होती है जो इस प्रकार रहती है।
आपको ये जो बर्तीनी के स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, रियल के अंदर ये स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। ये वाला हेनले लूप कहलाता है और ये वृक्क की नेफ्रॉन की नलिकाएं कहलाती है। तो जो हेनले वाला लूप है वो मध्यांश भाग में उपस्थित रहता है और जो नलिकाएं हैं वो आपके कॉर्टेक्स या वल्कुट वाले भाग में उपस्थित रहती है। तो नोट कर लीजिए ये वृक्क के पॉइंट। फिर हम देखते हैं नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए जो नेफ्रॉन होते हैं वो प्रत्येक वृक्क के अंदर 1,30,00,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या होती है, बहुत छोटी नलिकाकार संरचना होती है, इसलिए 120 से 140 ग्राम का वृक्क होता है और प्रत्येक वृक्क में 1,30,00,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। आप सोच सकते हो ये कितनी बारीक नलिकाएं होती है। तो देखिए प्रत्येक वृक्क में 1,30,00,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेफ्रॉन के भाग यानी किन किन भागों से मिलकर बना होता है नेफ्रॉन। तो पहला भाग है बोमेन संपुट, दूसरा है समीपस्थ नलिका, जिसे पीसीटी भी बोला जाता है, तीसरा है हेनले लूप, चौथा है दूरस्थ नलिका, जिसे डीसीटी भी बोला जाता है, पांचवा है संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट। तो इन पांचों भागों से मिलकर एक नलिकाकार संरचना बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन या वृक्क कहा जाता है। ठीक है, तो पांचों भाग नोट कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक नेफ्रॉन होता है, उसके अंदर ये सब भाग पाए जाते हैं। सबसे प्रारंभिक भाग जो कीपनुमा भाग होता है उसे बोमेन संपुट बोला जाता है। उसमें से रक्तवाहिनियां निकलती है और ये भाग रक्त को छानता है, तो उसमें से ये यूरिया को निकाल लेता है, कुछ द्रव भाग को, जल को, प्लाज्मा को पूरे को निकाल लेता है। केवल प्लाज्मा की प्रोटीन और रक्त कणिकाएं नहीं निकलती, बाकी सभी भाग छन कर आ जाता है। फिर समीपस्थ नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ नलिका, इनके अंदर जो प्लाज्मा छन गया है
उसको वापस खींचा जाता है, क्योंकि हमने रक्त को क्यों छाना था, हमारा मकसद था रक्त में से केवल यूरिया निकालना, और अगर प्लाज्मा ही निकल गया तो फिर पूरा रक्त ही निकल गया, तो उस रक्त को वापस खींचा जाता है प्लाज्मा वाले भाग को, और लास्ट के अंदर ऐसी क्रियाविधि होती है इसके अंदर कि रक्त का पूरा भाग वापस चला जाता है, जबकि उसमें से सिर्फ यूरिया और कुछ लवण निकलकर किडनी में रह जाते हैं, और फिर किडनी उसके साथ जल की कुछ मात्रा मिलाकर मूत्र का निर्माण करती है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। इससे रक्त शुद्ध भी हो जाता है, और उसमें जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था यूरिया, उसका भी क्या हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है। तो ये नेफ्रॉन के भाग है, इनकी संरचना को डायग्राम बना के हम देखेंगे, और किस भाग का क्या कार्य होता है, कैसे काम करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।